वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026 से 27 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था और आपको बता दें, इसके बाद से हर आदमी ये जानना चाहता है कि उनके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। तो अगर आप भी बजट को सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए और समझ नहीं पाए, तो चलिए ये आपके लिए एक मौका है जब आपको बस एक क्लिक में पता चलेगा कि बजट में आपके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले बात सस्ते की करते हैं। सस्ते में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिक वाहन, दवाइयां और स्वास्थ्य, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी, लेदर और फुटवेयर, बायोगैस और सीएनजी, माइक्रोवेव, कपड़े, चमड़े के उत्पाद, लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां और माइक्रोवेव ओवन्स शामिल हैं। अगर बात दवाइयों की करें तो 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 17 दवाइयां सस्ती होंगी जिनमें डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए जरूरी दवाएं शामिल हैं। बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करें तो ईवीएस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में राहत दी गई है। बात लेदर प्रोडक्ट्स की करें तो लेदर एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनपुट्स पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा दी गई है। एयरक्राफ्ट और माइक्रोवेव पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स, कुछ व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें अब कम टैरिफ पर मिलेंगी। स्मार्टफोन और टैबलेट्स की बात करें तो भारत में बने मोबाइल और टैबलेट्स की कीमतें घटने की उम्मीद है। खेल के सामान की बात करें तो खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्रा की बात करें तो नागरिक विमानों के पुर्जों और रखरखाव यानी एमआरओ के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे लंबी अवधि में विमानन क्षेत्र की लागत कम हो सकती है और हो सकता है कि आपकी यात्रा भी सस्ती हो जाए। सोलर और सीएनजी की बात करें तो सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम पर लगने वाले टैक्स को कम किया है। इसके साथ ही सीएनजी भी सस्ती हो सकती है। भारत के जहाजों द्वारा ईईजेड यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाकों में पकड़ी गई मछलियों पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे समुद्री मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और मछुआरों की कमाई बेहतर हो सकती है। इससे सी फूड के दामों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इस बजट में क्या कुछ महंगा होगा? बात महंगी की करें तो शराब, स्क्रैप, खनिज, कोयला, शेयर बाजार में निवेश महंगा हो सकता है। जैसे महंगे की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्जरी घड़ियों से। लग्जरी घड़ियों पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड शराब, विदेशी शराब की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि इस पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। तंबाकू उत्पाद और सिगरेट, बाजार में बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और सिन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सोना और चांदी, कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। स्क्रैप और खनिज भी महंगे होने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे थे और अगर आपको ये पता नहीं था कि बजट में कौन सा सामान सस्ता और महंगा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि बजट में और बजट के बाद कौन सा सामान सस्ता हुआ और कौन सा महंगा। अगर इसके बारे में कुछ और भी बातें डिटेल से जानना चाहते हैं तो देख के सीख रहा है। और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा था। दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं राष्ट्रपति ने यहां पर दी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। तो बिल्कुल मुकुल, अगर से हम देखें तो दही चीनी का खाना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो दही चीनी के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और हमारे घर में भी हमने देखा है कि हमारे फैमिली में पेरेंट्स ने भी कई बार जब हम एग्जाम देने जाते थे तो दही चीनी खिलाकर ही हमें घर से रवाना किया जाता था। और उसी तरीके की आज की ये तस्वीर भी हमारी परंपराओं को निभाते हुए। बिल्कुल, और ये अगर देखा जाए अपने आप में तस्वीर काफी कुछ बयां करती हुई, किस तरीके से ना सिर्फ लोग गौकसी का कार्य अभिमुक्तानंद के आका किया करते थे। अभिमुक्तानंद को संभवतः ये जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौ मांस, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या अधिनियम को और अधिक सख्त एवं प्रभावी किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकसी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं और इस पर
हमारी सरकार का साफ रुख है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करती। अविमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर फोकस। हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गौकसी पर योगी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर सुअर और गाट का मीट का कारोबार है। धार्मिक पद सरकार नहीं बांटती, लेकिन कानून तोड़ने की छूट किसी को नहीं है। और इस देश के जो है नागरिक नहीं है क्या? सामान्य वर्ग भी तो इसी देश का नागरिक है। मैं कहता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति, अब वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब नागरिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। तब मुझे लिखना पड़ा। मैं कहता हूँ कि जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, नीति नियंता मौका पाकर नियम बदलने लगते हैं, संविधान ही जात पात को पूर्ण प्रमाणित करता है, कानून यही जनरल कोटे को खूब प्रताड़ित करता है। सभी बताओ, बुद्धि योग्यता वरदान है या अभिशाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई मरहम लाता है, कोई घाव नहीं सिलता। कठिन तपस्या मेहनत से जो कुछ थोड़ा मिल जाता है, फिर नेताओं को इनका सुख न फूटी आंख सुहाता है। कम अंकों वाले प्रोफेसर, अधिक अंक के चपरासी, अब अंतहीन आरक्षण देता योग्य सवर्णों को फांसी। जब अयोग्य पद पर बैठेगा और योग्य बाहर जाएगा, जो कुशल नहीं है आखिर वह कैसे विकास ले आएगा? सबका साथ विकास ये लगता एक झूठा आलाप है। क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? आपको बताता हूं, हम लोग सुपरमैन नहीं पैदा होते। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल जाति में पैदा होता है तो सुपरमैन बन के आता है, उसके पास बुद्धि, योग्यता, धन, वैभव सब एक साथ आ जाता है। ऐसा नहीं है। हम भी गरीब हैं, हम भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तब लिखता हूँ, 4 पंक्तियाँ और सरकार तक पहुँचाता हूँ, जिम्मेदार लोगों तक, कि क्या कमजोरी आती है जात पात को देखकर? ये नेता कैसे सोते हैं वोट की रोटी सेक कर? एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छांटी जाती? टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो। बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो। जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला दे देते, जो जाने से मना करे विष का प्याला दे देते। राजा न्याय देवता बोलो, ये कैसा इंसाफ है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? विकसित भारत के रास्ते में अंतिम महत्वपूर्ण बताता हूँ, ये जो दोहरा और तेहरा और चौथा आरक्षण ले रहे हैं, कहता हूँ कि विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है। विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है। विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि योगी जी और माननीय जो भी न्यायालय से भी मैं चाहता हूं कि इस मामले को रिव्यू करे, वो भी देखे कि उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो जो है फर्स्ट बेंच, फिर जो है डबल बेंच, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना न होती। अगर उनसे गलतियां ना होती तो एक बार ध्यान देना।